और मैं, क्योंकि मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं ये कह सकता हूं इसमें दोषी अगर कोई है तो वो मीडिया दोषी है, जिसने कभी ठीक बात पहुंचने नहीं दी। मुझे याद है जब यूपी में कोई घटना हो जाती थी तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी की तस्वीर दिखती थी और उसके बाद घटना पूरे दिन चलती थी। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार मुख्यमंत्री बदल गए हैं, घटनाएं पहले से ज़्यादा हो रही हैं, क्या उनकी तस्वीर टीवी पे दिखाई देती है घटना के साथ साथ? कि एक बार मैंने एक अखबार में पढ़ा कि मुझे औरंगजेब लिख दिया गया है। जब मैंने उसकी छानबीन की तो पता लगा कि उसके पीछे बहुत बड़े कुछ लोग शामिल थे। बागी नेता पैदा हुए नौजवान जैसे जिग्नेश मेवानी हैं, कन्हैया हैं, उमर खालिद हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, जिनको अभी हाल में छोड़ा गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के नौजवान नेता आपकी पार्टी से क्यों नहीं उभरते? दिखता नहीं है, कांग्रेस हो या किसी और दल के पास हो। इन 4 सालों में हमने देखा है कि विचारधारा के स्तर पर उनकी ना तो गोलबंदी दिखी, ना अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह की तैयारी दिखी। हमने नहीं सुना कि आप अपने काडर की मीटिंग ले रहे हैं या कोई भी जो उसको आने वाले समय में अगर आप आरएसएस को चुनौती मानते हैं। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि सबसे अच्छा युवा संगठन समाजवादी पार्टी का है और इधर पिछले कई महीनों से लगातार नौजवान हमारे साइकिल चला रहे हैं, गांव-गांव तक बात पहुंचा रहे हैं, गांव के लोगों को जोड़ रहे हैं, नए लोगों को जोड़ रहे हैं। और अभी कैराना जब चुनाव हुआ था, पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी, पूरे मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब चुनाव में थे वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी तो उसकी भूमिका से आपको क्या समस्या है? आरएसएस की भूमिका से वो खाई पैदा करते हैं जातियों के बीच में, वो खाई पैदा करते हैं धर्मों के बीच में, यही झगड़ा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, वो कहते हैं कि हम एक भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर उस भारत को बनाने में अगर बीजेपी ये समझती है कि मैं बैकवर्ड होकर के, उन्होंने क्यों कहा? मैं तो उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये क्यों कहा कि आप बैकवर्ड हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं। उन्होंने तो खुद को भी कहा, प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर में खुद को भी तो कहा था। लेकिन वो तो कागज से बने हैं, हम तो जन्म से हैं। वो तो कागज पे बने हैं। कागज से बने हैं? वो तो कागज से बने, जो मैं समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री, वही तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वो बैकवर्ड है इसलिए पूरी की आरएसएस बीजेपी उनकी मदद करे, मैं उनसे कहता हूं कि उनसे ज्यादा बैकवर्ड मैं हूं तो मेरी ज्यादा मदद करें वो। पर आप बार बार कहते हैं कि आपने काम किया और आपको काम पर वोट नहीं मिला क्योंकि प्रधानमंत्री बीजेपी ने यूपी चुनाव में शमशान कब्रिस्तान कर दिया। कहने का मतलब आपका यही है कि सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप 5 साल हुकूमत में रहे, आप क्या कर रहे थे कि सांप्रदायिक शक्तियां इतनी मजबूत हो जाती हैं? क्या वो कमियां आप में नहीं रही होंगी कि जब सांप्रदायिक धर्म को लेकर गोलबंदी होती है तो आप निशाने पर आ जाते हैं, आपका कार्यकर्ता या आप लोग खुद को डिफेंड नहीं कर पाते? ये सरकार में जब समाजवादी पार्टी थी, जितना सख्ती से काम कर सकते थे किया। कई लोगों के इनके कार्रवाई हुई, जेल भेजा, वो अलग परिस्थितियां थी। लेकिन जिस तरीके से रणनीति के तहत, और मैं, क्योंकि मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं ये कह सकता हूं इसमें दोषी अगर कोई है तो वो मीडिया दोषी है, जिसने कभी ठीक बात पहुंचने नहीं दी। आपको लगता है कि मीडिया की भूमिका बदल गई है? मैं 100% कह सकता हूं और मैं उसका उदाहरण दे के कह सकता हूं। एक दिन मैं बता सकता हूं आपको, मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूं, कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं मैं। मुझे याद है जब यूपी में कोई घटना हो जाती थी तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी की तस्वीर दिखती थी और उसके बाद घटना पूरे दिन चलती थी। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार मुख्यमंत्री बदल गए हैं, घटनाएं पहले से ज्यादा हो रही हैं, क्या उनकी तस्वीर टीवी पे दिखाई देती है घटना के साथ साथ? मैंने तो नहीं देखा। 4 साल से चल रहा था तो आप बोले क्यों नहीं पब्लिक के बीच में जाके? मैं बोला बहुत, मैंने बताया लोगों को, और इसीलिए फिर भी मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं कि अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आप हार जाते हैं, आप लड़ जाते हैं, तो मुझे बताइए ना कि जब आप लोग सत्ता में होते हैं या सत्ता में आने के लिए गठबंधन करते हैं, तब ये बात ज़रूरी क्यों नहीं होती है कि हमारे आने के बाद हम इसके दूसरे पक्ष को भी उतनी मजबूती से लोगों के बीच रखेंगे? क्यों आप फेल कर जाते हैं, या कोई भी सेकुलर गठबंधन जो है वो फेल क्यों कर जाता है इनसे लड़ने में? क्योंकि राजनीति में पहली बार ऐसा देखने को मिला मुझे, जिन परिस्थितियों से लड़ा मैं,
लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर गठबंधन में मुझे 2 कदम भी पीछे जाना पड़ेगा तो मैं इन सांप्रदायिक ताकतों को आगे नहीं आने दूंगा। आप इतने कमिटेड हैं। मैं बिल्कुल, यही जो मैंने आपसे कहा है, आखिरी वक्त तक यही शब्द मेरे रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, समाजवादियों के बारे में, नेताजी के बारे में, हम लोगों के बारे में, कम से कम अगर गठबंधन कर लिया, दोस्ती कर ली, तो वो तोड़ने वालों में से नहीं है हम लोग। पर वो तो पहले तोड़ चुके हैं। आपके फैमिली में ही गठबंधन नहीं है इस वक्त। नहीं, फैमिली में तो इसलिए नहीं है कि आपको लगता है कि वो दूसरे कारण हैं या फिर कोई अदृश्य शक्तियां तोड़ रही हैं आपको? क्योंकि राजनीति में आप कुछ तो जानते होंगे, तो बताइए ना, किसी उद्योगपति का हाथ है या किसी नेता का हाथ है आपके परिवार में फूट डालने में? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। और उसका भी मैं कह सकता हूं कि एक बार मैंने एक अखबार में पढ़ा कि मुझे औरंगजेब लिख दिया गया है। जब मैंने उसकी छानबीन की तो पता लगा कि उसके पीछे एक बहुत बड़े कुछ लोग शामिल थे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं कि मैं उनका नाम लूं। पर चुप रह जाने से भी तो नुकसान है ना, फिर तो दुनिया को पता नहीं चलेगा कि वो कौन लोग हैं जो अखबार में आपको औरंगजेब लिखवा देते हैं। आप बोलते क्यों नहीं? वो हर बात बोलते हैं, आप हर बात शराफत में या शालीनता में क्यों पीछे रह जाते? क्योंकि मैं केवल इशारे में बता सकता हूं, सब जान जाएंगे। सब जान अभी जब काले धन और पैसे के ढूंढते ढूंढते प्रधानमंत्री जब लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने काला धन और पैसा तो नहीं मिला काले धन वाला, लेकिन अमर सिंह अंकल उन्होंने ढूंढ लिए। एक नाम आपने लिया। मुझे तो ये लगता है कि उस अखबार में कोई उद्योगपति था कि नहीं? क्योंकि उस अखबार में अगर औरंगजेब लिखा हो तो कौन लिखवा सकता है? ये अखबार के मालिक जानते होंगे या इतने बड़े ताकतवर लोग होंगे, वही लिखवा सकते। दिल्ली में मेरी कभी अच्छी खबर नहीं छपी होगी, लेकिन खराब खबर होगी तो दिल्ली में जरूर छपती है, छपती रही होगी। और पर मेरा एक सवाल है कि अंग्रेजी अखबार में अगर फ्रंट पे छपा हो ऐसा, तो उसमें तो कहीं ना कहीं अदृश्य ताकतें ही रही होंगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे क्यों अखबार जाते हैं ऐसी ताकतों के सामने? लेकिन अब नहीं हारेंगे। सत्ता में आने के बाद या पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अपनी कार्यकर्ता और विचारधारा से इतनी दूर हो जाते होंगे। लोग आलोचना करते हैं कि भाई समाजवादी हैं, नाम के समाजवादी हैं, बाकी सबका जो रहन सहन है, जो पॉलिटिक्स है, वही कांग्रेस का भी है, वही बीजेपी का भी है, वही आपका भी है। मैं ये कह सकता हूं कि एक हार के बाद सीख लिया। और मैं ये कह सकता हूं कि काम का अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता। काम हमारे साथ है, क्योंकि 4.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने कोई काम बड़ा किया नहीं यूपी में। अगर काम किया होता तो शायद हमारी शिलान्यास की हुई सड़क का शिलान्यास नहीं करते, उद्घाटन की हुई चीज का उद्घाटन नहीं करते। तो जो देश के प्रधानमंत्री शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हो, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हो, तो काम तो उन्होंने नहीं किया जो समाजवादियों ने करके दिखाया। हाँ, जहां जो जमीन पर राजनीति होती है उसमें थोड़े हम पीछे थे, लेकिन इधर समाजवादी लोगों ने वो बात सीख ली है और समाज को कैसे जोड़ा जाए। जो लोग दबे रहे, जिन लोगों की आवाज नहीं कोई बनता नहीं, आज भी गरीब हैं, शायद उनकी आवाज बन करके समाज। यही वजह है कि जो बागी नेता पैदा हुए नौजवान, जैसे जिग्नेश मेवानी हैं, कन्हैया हैं, उमर खालिद हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, जिनको अभी हाल में छोड़ा गया है, ऐसे बागी नेता, इनकी पॉलिटिक्स, जो इनकी बातें वही हैं जो एक समय में आपकी पार्टी जब नौजवान पार्टी थी तब कहा करती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के नौजवान नेता आपकी पार्टी से क्यों नहीं उभरते? क्यों नहीं इनकी जगह है चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं की आपकी यहाँ? ये सब लोग आउटसोर्स सेंटर की तरह क्यों उभर रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ जिनकी आवाज़ ये तमाम लोग उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी आवाज़ बनेगी। तो आप चंद्रशेखर रावण से मिलेंगे? मैं ये नहीं कहता हूँ मैं किससे मिलूंगा, ये भी ये सोचे मिल लेंगे तो वो नेता बन जाएगा। देखिए, सवाल ये नहीं है नेता बनने का। जब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी गठबंधन की बातचीत चल रही है और इस गठबंधन में जितने लोग आ सकते हैं हम लेंगे, लेकिन एक गठबंधन ऐसा तो हो जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। मैं पर्टिकुलर पूछ रहा हूं कि क्या भविष्य है इन नेताओं का, उमर खालिद का, कन्हैया का? ये नौजवान जब 4 साल में सबने देखा कि बड़ी पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो पीछे हाशिए पर हैं, चुप हैं, किस वजह से डरी हैं? इनकम टैक्स से डरी हैं या सीबीआई से डरी हैं? तो उसकी कोई सही वजह भी होंगी।
पर इन नेताओं को, जो नौजवान नेता हैं, जिग्नेश हो या चंद्रशेखर रावण हो, मैं अखिलेश यादव से जानना चाहता हूं कि जो रावण की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, उस घटना पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा हम उसको लेने के लिए स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत है। आप अच्छा, स्वागत जितनी जिम्मेदारी हमारी है लोगों को बुलाने की, तो उससे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी भी है। जब जेल 1 साल तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद था, या कोई भी बंद होता है, तो इसकी लड़ाई प्रगतिशील खेमा के लोग लड़ते हैं, जो आपकी पॉलिटिक्स के को भी सूट करता है। किसानों की बात होगी तो योगेंद्र यादव कहीं अपनी रैली कर रहे हैं, या किसी 5 लोगों को अर्बन नक्सल बताकर गिरफ्तार किया जाता है तो रोमिला थापर लिख रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ऐसा संकट आता है तो फिर अखिलेश यादव मतलब ट्वीट करने और बयान देने से आगे जाकर अपने पार्टी के ढांचे को उसमें क्यों नहीं लगाते हैं, उस लड़ने में इन लोगों के साथ? जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी गई है, समाजवादी पार्टी उन मुद्दों पर लड़ी है, और कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पर पार्टी ने उनको प्लेटफॉर्म देने का, उनके मुद्दों को प्लेटफॉर्म दिया है, प्लेटफॉर्म दिया उनको। और जहां तक सवाल उनके जमीन पर लड़ने का है, मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी किसी के साथ अन्याय होगा उस पर लड़ेगी, उसके साथ रहेगी।